I now request Subhash Sharma Garu to enlighten us with his experience and words. पर आसीन सभी आदरणीय और सभागृह में सम्मानित सभागृह, मुझे खुशी होती है आप लोगों से मेरे अनुभवों को जब भी शेयर करता हूँ। मैं हिंदी में बात करूंगा। मैं 1970 से 1970 से एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, जिसमें मैंने दो विज्ञान देखे, एक विनाश का विज्ञान और एक निर्माण का विज्ञान। विनाश के विज्ञान में मैंने क्या क्या खोया ये समझ में आई कि मैंने मिट्टी, पानी और पर्यावरण को खो दिया है, तो मुझे मंजूर नहीं था, मैंने उसको छोड़ दिया। 94 से नेचर फार्मिंग स्टार्ट की। तब वो नेचर मेरा गुरु हो गया और वही मेरा वाइस चांसलर हो गया, वही मेरी यूनिवर्सिटी हो गई और वहां पे मेरे बहुत सारे प्रोफेसर तैयार हो गए। वंडरफुल उनका वर्क था। वहां के पेड़ पौधे, जीव जंतु, गाय बैल, वहां काम करने वाले जितने भी व्यक्ति है, सबके बहुत गजब के वर्क थे। उनके काम से मैंने धीरे धीरे समझना चालू किया नेचर फार्मिंग को। उनका काम नेचर फार्मिंग में अद्भुत था कि उन्होंने मुझे एग्रीकल्चर सिखाया कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है। ये पहले तो मैं एग्रीकल्चर नहीं करता था, एक व्यापार व्यवस्था थी जो हम किसानों के साथ जुड़ी हुई व्यवस्था थी। लेकिन जब इन प्रोफेसरों के साथ, इन गुरुओं के साथ जब काम करना चालू किया तो उन्होंने मुझे रियल एग्रीकल्चर सिखाया कि जिस व्यवस्था में मिट्टी बनती है वो व्यवस्था का नाम एग्रीकल्चर है। तो आज हमारी मिट्टी तो बनती नहीं आज की व्यवस्था में। जिस व्यवस्था में पानी बनता हो वो व्यवस्था का नाम एग्रीकल्चर है। जिस व्यवस्था में पर्यावरण बनता हो वो व्यवस्था का नाम एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के दोनों भी साइड देखने पड़ेंगे कि कौन सा एक व्यापार प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर, एक नेचर बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसमें सारे ये हेल्प करते हैं। ये सब करते करते फिर धीरे धीरे समझ में आया, तब मैंने इसकी पूरा आकलन किया, आज के चैलेंज को समझा कि आज के चैलेंज क्या है हमारे सामने। तो एग्रीकल्चर के सामने मुझे ये समझ में आया कि 4 चैलेंज मेन रूप से हमारे सामने, हम उसको फेस कर रहे हैं किसान लोग। मैं भी किया, लेकिन मैंने उसके सॉल्यूशन ढूंढ लिए। लेकिन आज कर क्या रहे हैं, उसके सॉल्यूशन हमको कैसे बनाने होंगे। तो 4 प्रॉब्लम। क्लाइमेट चेंज सबसे पहला प्रॉब्लम। क्लाइमेट चेंज का इतना गंभीर आने वाले कुछ वर्षों में, आज के 3 वर्ष पूर्व कहा करता था कि हमें बचने के लिए सिर्फ 10 साल का समय हमारे पास है। 10 साल में अगर हमने चेंज किया तो हम बचेंगे, नहीं तो फूड सिक्योरिटी के, हेल्थ के बहुत बड़े प्रॉब्लम तैयार होंगी एग्रीकल्चर के थ्रू। यानी एग्रीकल्चर का इतना विध्वंस होने वाला है आने वाले 7 वर्षों में। अब इसका क्या आपके पास ऐसे किस आधार पर आप कह रहे हो, तो मैं मेरे आधार पर कहता हूँ, मैं नेचर फार्मिंग करता हूँ, लेकिन मुझे भी उसका इफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का। उसका बताता हूँ, मैं 1-2 प्रोडक्शन की बात करता हूँ। चने का प्रोडक्शन में आज के 4 साल पहले 15 से 20 क्विंटल पर एकड़ लेता था, वो बढ़ के 12 क्विंटल पे आया। क्लाइमेट चेंज की वजह से इसको जो टेम्परेचर मिलना चाहिए था पर ईयर, उसमें लॉस हो रहा है। तो टेम्परेचर नहीं मिल रहा है तो मेरा प्रोडक्शन लॉस हो रहा है। वैसे तुअर की स्टडी की, हम लोग 12 क्विंटल से 5 क्विंटल पे आ गए। नेचुरल फार्मिंग में हम दावे से बोलते थे, हम बड़े गर्व से बोलते थे कि मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। लेकिन क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है उससे मेरे सारे सिस्टम को कोलैप्स कर रहा है। यानी नेचुरल फार्मिंग में भी इसका इफेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से सेफ है। जब हम मास में करेंगे तब इसका शायद सोल्यूशन निकले। तो क्लाइमेट चेंज हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाले कल में होने वाला है। इसके कई इफेक्ट हमको किसानों को देखने को मिलेंगे। तो वही ये चैलेंज है, तो इसका सोल्यूशन भी हमें ढूंढना है किसानों को ही। इस तरह से दूसरा चैलेंज है हमारे एग्रीकल्चर में सॉइल फर्टिलिटी का। तीसरा प्रॉब्लम है पानी का, जो ग्राउंड वाटर का जो पानी है वो 80% एरिया का पानी वो डार्क जोन में चले गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हम कल नदियां जोड़ने जा रहे हैं, लेकिन आपका ग्राउंड वाटर भी एकदम डार्क जोन में चले गया तो पूरे नदियों को ऑब्जर्व कर लेगा, सूखी नदियों को जलपूट करेंगे क्या। तीसरा चैलेंज का चौथा चैलेंज, जो हम पर्यावरण को पूरी तरह से असंतुलित कर दिए। तो ये 4 हमारे सामने मेन चैलेंज है। इसको अगर हम सॉल्यूशन के द्वारा, इसको अगर हम इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो हमारा एग्रीकल्चर फिर से टॉप पे चल जाएगा, क्योंकि वो एक पूरा माइक्रो क्लाइमेट बन जाए। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसका रिलेशन, इसका साइंस हम कैसे सब ढूंढ सकते हैं नेक्स्ट। इसका साइंस क्या है
इससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, नीचे को हम कैसे इसको फर्टाइल कर सकते हैं, इनसे हम अपनी सॉइल को कैसे और उसको फर्टाइल कर सकते हैं, ये पूरे सिस्टम को समझा। तब मुझे इसके 3 प्रिंसिपल समझ में आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल परस्पर पूरकता। जब तक एग्रीकल्चर में ये साइंस डेवलप नहीं होगा, हमारा एग्रीकल्चर आगे ग्रोथ नहीं करेगा। हम कई प्रॉब्लम फेस करेंगे। होने चाहिए, कितने पेड़ होने चाहिए, ये पूरा असंतुलित हो गया है। असंतुलित हो गया है, नेचर पूरा एग्रीकल्चर कोलैप्स हो रहा है। हमको फिर से एग्रीकल्चर को स्टैंड करना है, तो ये बात को संतुलन को समझना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो है स्वावलंबन का। तो परस्पर पूरकता, संतुलन और स्वावलंबन, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है। इसको अगर हम समझ जाते हैं और इसको समझ के साइंस को हम डेवलप करते हैं कि ये नेचर के इसमें कैसे एनपीके बनता था, कैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट बनता था, इसके डीप में जाके उस साइंस की स्टडी करते हैं हम, तो बात समझ में आती है। फिर करोड़ों साल तक ये धरती हरी भरी क्यों थी, उसमें इसका कारण वही था कि ये 3 प्रिंसिपल उसमें काम करते थे। नेक्स्ट, इस तरह से आज तो समझा, तब हमें लगा कि ये तो रियली एग्रीकल्चर है। तो अब एग्रीकल्चर में उसका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। हम जो आज का जो ट्रेंड है एग्रीकल्चर का, वो AGRI है। तो हमने उसका नाम चेंज कर दिया कि नहीं, AGREE कल्चर चाहिए। अच्छे कल्चर के लिए मैं एग्री हूँ। ये बात को हमने फिर उसको प्रस्तावित किया कि AGREE कल्चर के सिवा हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब ये एग्रीकल्चर का स्पेलिंग ही चेंज कर देना पड़ेगा। जो भी नेचुरल फार्मिंग का मूवमेंट चला रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको एग्रीकल्चर का स्पेलिंग AGRI रखना ही नहीं चाहिए, कहीं पे भी AGREE रखना चाहिए। अब ये एग्रीकल्चर यानी जो इवोल्यूशन ऑफ नेचर है, वो इवोल्यूशन ऑफ नेचर में एक विचार है, पूरा एक इकोसिस्टम का वो उसका नाम है विचार। तो वो है विचारों का शास्त्र। हमने उसमें से फिर इकोनॉमिक्स को तैयार किया। और आज के परिस्थिति में हम इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? हम इकोनॉमिक्स को बोलते हैं कि मुद्रा का व्यवहार, पैसे के व्यवहार को हमने अर्थशास्त्र से जोड़ दिया। नहीं, अर्थशास्त्र, अर्थ यानी विचार, विचारों का शास्त्र, जो विचारों का शास्त्र है उसका नाम अर्थशास्त्र है। अर्थ यानी विचार, विचार यानी अर्थ। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। मनीमिक्स कोई नहीं बोलता इसको। तो रियली एग्रीकल्चर में से जो कल प्रोडक्शन होगा, वो प्रोडक्शन होगा इकोनॉमिक्स का, यानी विचारों का। और उसमें से फिर बनेगा मुद्रा शास्त्र, वो सस्टेनेबल जीडीपी होगी या जो भी होगी आपकी, उसमें से मुद्रा शास्त्र के बहुत बड़े व्यवहार बनेंगे। इस तरह से नेचुरल फार्मिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन वो ताकत को समझने की जरूरत है। ये इसके इफेक्ट कहां से हो गए, इसको हमको 3 प्रिंसिपल के साथ चलना पड़ेगा। इसका नॉलेज, इसका प्लानिंग और इसका श्रम, ये 3 के द्वारा हम इसको आगे से अच्छे से विकसित कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, अब इसके लिए हमको ये सब आज जो ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड को चेंज करना पड़ेगा। ये ट्रेंड में हमने मिट्टी, पानी, पर्यावरण सबको खोया है, इसको फिर से। तो ये सारा हमने काम किया, उसका नतीजा था कि हम इस आवाज तक पहुंच पाए। हमने कभी इसके लिए कोई एप्लीकेशन नहीं किया कि मुझे कोई ये चाहिए, आज तक कोई फॉर्म नहीं भरा। लेकिन कहां से मिला, कैसे मिला नहीं जानता मैं, सब आप लोगों का ही देन है इसके इसमें। तो ट्रेंड चेंज के लिए हम पेड़ पौधे भी काम करते थे, वहां पे पूरे वनस्पतियां भी काम करती थी, जीव जंतु जीवाणु भी काम करते थे। ये सारे वेल डेवलप हो मेरे नेचुरल फार्मिंग में। तो हम लोगों ने फिर नेचुरल फार्मिंग करने वाले कल के चारों प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिखा हमको। क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन कहां से है? तो डिजाइन में से। सॉइल फर्टिलिटी का सोल्यूशन कहां से है? कि एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं होता, ये मास मूवमेंट बनेगी, तब इसके सोल्यूशन इसमें से पैदा होंगे। इसीलिए इसको ज्यादा से ज्यादा हम कैसे कर सकते हैं, इसको करने के लिए अब समझ जो आ गया है कि सिर्फ हमको फार्मिंग की तरफ ही नहीं, हमको समाज को भी जागरूक करने के लिए एक नया उसका आंदोलन चलाना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जब निकलता है तब हम लोग इसको बहुत सस्ते में देख के खुश हो जाते हैं। जब महंगा हो जाते हैं तो सरकारें बदल देते हैं। तो हमारे समाज की जो सोच है वो कितना सस्ता खाए, ये एक गंदी सोच हो रखी है हमारी। यानी वो किसान को क्या लागत आ रही है, उसके लागत की भी हमें कोई चिंता नहीं। तो अब कुछ ऐसे वो होने चाहिए फोरम
कि उनके द्वारा फार्मर और समाज इसका रिलेशंस ये तैयार करने का समय आ गया है कि ये दोनों के रिलेशंस उसको समाज को बताया जाए कि किसान तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, तुम्हारे लिए 3 प्रोडक्शन कर रहा है, नेक्स्ट तुम्हारे लिए 3 प्रोडक्शन कर रहा है, वो 3 प्रोडक्शन इसमें से होंगे। वो 3 प्रोडक्शन कौन से है? पहले तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है किसान, कैसा भोजन जो बिना जहर का है। तो अब सिर्फ इंसान के लिए कर रहा है क्या? नहीं, फार्मर 3 प्रोडक्शन कर रहा है। पहला भोजन का, अब उसको हम भोजन का नाम दें या उसको सॉइल फर्टिलिटी का नाम दें, भोजन की व्यवस्था कर रहा है। दूसरा प्रोडक्शन कर रहा है पानी का, और तीसरा प्रोडक्शन कर रहा है हवा का। तो ये जो डिजाइन बनेगी, बैक जाओ, ये जो डिजाइन बनेगी, ये डिजाइन में 3 प्रोडक्शन बनेंगे। सॉइल का प्रोडक्शन, सॉइल के लिए अब बात करते हैं हम थोड़ा सा कि भाई सरकार केमिकल फर्टिलाइजर पे लाखों करोड़ खर्चा करती है, हम इस ढंग से सारा एमपी के माइक्रो न्यूट्रिएंट तैयार कर रहे हैं, तो हमारी कुछ वैल्यू है क्या? नहीं। तो सरकार को भी समझना पड़ेगा, सरकार के साथ समाज को भी समझना पड़ेगा। ये 3 प्रोडक्शन का उपभोग अब सारा समाज करेगा, तो समाज का दायित्व बन जाता है जिस चीज का उपभोग करता है वो मुफ्त में किसान से नहीं लेना चाहिए। अभी सारा मुफ्त में खाने की आदत पड़ गई है, किसान की हर चीज का सस्ते से सस्ता मुफ्त में कैसा खाऊं। तो ये बात सरकार को भी समझना चाहिए और किसान को भी समझना चाहिए। जब हम अच्छे सॉइल की फर्टिलिटी से उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो सरकार को भी इसका श्रम का सम्मान करना चाहिए कि एक किसान अपना खून पसीना बहा रहा है, बहाकर अपनी मिट्टी को फर्टाइल कर रहा है, यानी वो फर्टाइल करने के लिए वैसे फर्टिलाइजर तैयार कर रहा है नेचुरल तरीके से, वैसे जीव जंतु की डेड बॉडी उसमें मिला रहा है, गोबर की खाद इस्तेमाल कर रहा है, बायोमास का इस्तेमाल कर रहा है, इससे कितना एनपीके मिलता है। तो आप उसके ऊपर करते हो, समाज को क्या समझना है कि मुझे अच्छा भोजन देने की तैयारी अब किसानों की होगी, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं सरकार पे प्रेशर डालूं कि आप मुझ पर चाहे जो टैक्स लगाए, लेकिन किसान के लिए फार्मर फंड हो। ये फार्मर फंड की बात जब तक नहीं होगी ना, ये मूवमेंट तेजी से आगे नहीं बढ़ेगी। तो एक फार्मर फंड किसान के लिए किसके द्वारा? समाज के प्रेशर से, सरकार के द्वारा ये खड़ा होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से दूसरा, हम वाटर कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं, तो वाटर कंजर्वेशन, अब मैं वाटर कंजर्वेशन की बात करता हूँ, 100% पानी खेत का खेत में रोक लेते हैं नेचुरल फार्मिंग में। कितने सिस्टम है इसके 3 सिस्टम है। इसके लिए बहुत हमने पसीना बहाया है ये पानी के सिस्टम को तैयार करने के लिए। आने वाले कल में नेचुरल फार्मिंग में जो किसान करेंगे, तो ये पानी किसके लिए है? सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये सारे समाज के लिए है। तो समाज इसका उपभोग करेगा तो उस पर टैक्स लगना चाहिए, और वो टैक्स से एक फार्मर फंड के रूप में प्रस्तावित होना चाहिए। वो फार्मर फंड के रूप में वो टैक्स फिर किसानों को इससे जब हेल्प मिलेगी तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं आगे बात करूंगा, 2 मिनट में अपनी बात को पूरी करता हूँ। तो पानी, हम लोगों ने पानी को इतना पैदा किया कि पूरे खेत का पानी खेत में रोक दिया। जब इसको रोका तो इसका वैल्यूएशन किया कि ये पानी किसने किसने रोका, तब मुझे ये पानी की बात समझ में आई। ये पानी मेरे यहाँ नेचुरल फार्मिंग की, तो नेचुरल फार्मिंग के थ्रू 70% पानी ग्राउंड वाटर में वही की जगह पे कन्वर्ट हो गया। किसने किया? तो जमीनों में इतने जीव जंतु तैयार हो गए छेद करने वाले कि हर वक्त वो छेदों में से पानी रिसा होता है। अब उसका फ्लो बंद हो गया खेत में से बहना। 70% पानी 3 साल के प्रयास के बाद 70% पानी ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होना चालू कर दिया। अब ये पानी को रोकने के लिए फिर मैंने कुछ ट्रेंचिंग सिस्टम तैयार की। वो ट्रेंचिंग सिस्टम से पानी को 30% पानी को रोका। इस तरह से 100% पानी को रोक लिया। ये पानी 100%, इसका मेजरमेंट क्या है? तो उसका मेजरमेंट भी तैयार किया, क्योंकि मुझे समाज को बताना है, सरकार को बताना है, तब ये बात बनेगी कि नहीं इसको प्रोडक्शन में लेना चाहिए। कि अब देखिए, सिर्फ अनाज के प्रोडक्शन से बात नहीं बनेगी हमारी सिर्फ अनाज की नीड नहीं है, हमारी अच्छी हवा की नीड है, हमारी अच्छे पानी की नीड है। तो हमें अच्छा पानी और अच्छी हवा, ये दोनों भी चाहिए। जब ये दोनों भी चाहिए तो भाई इसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ये प्रोडक्शन करेंगे तो ही हम जीवित रह पाएंगे। अगर ये नहीं हुआ, हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण से 15 लाख लोग सालाना मर जाते हैं भारत में। तब ये वायु प्रदूषण को रोकने का जिम्मेदारी हम किसानों की, हम लेते तैयार है, लेकिन हमारी मेहनत का सम्मान करना सीखो। इस तरह से हम लोगों ने पानी को रोका। 1 हेक्टेयर में पानी को 1 करोड़ लीटर पानी को रोक दिया। कैसा? मेरे यहाँ के पानी का जो गिरता है उसका मेजरमेंट बताता हूँ थोड़े में।
हम लोगों के यहाँ 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, 1 सेंटीमीटर बारिश 1 हेक्टेयर पे गिरती है तो उसका मेजरमेंट होता है 1 लाख लीटर। 100 सेंटीमीटर होती है यानी 100 लाख लीटर। 100 लाख लीटर पानी को हमने जगह पर रोक लिया। 1 हेक्टेयर में 100 लाख 6 हेक्टेयर का डेटा बनाया, 6 करोड़ लीटर पानी को रोक दिया हमने। अब वो उसमें कुछ बाष्पीभवन का प्लस माइनस बाद में करेंगे उसका हिसाब, लेकिन 6 करोड़ लीटर पानी हमने रोक दिया। अब सरकार एक बड़ा डैम बनाती है, वो डैम बनाने के लिए प्रारंभिक बजट होता है 300 करोड़, फिर 1000 करोड़ पे चल जाता है 1 टीएमसी पानी का। अब 1 टीएमसी पानी 2850 करोड़ लीटर का 1 टीएमसी पानी होता है। वो 1 टीएमसी पानी बनाने के लिए 1000 करोड़ का बजट चल जाता है। और हम लोगों ने इसका डेटा जब बनाया, मैंने जो पानी को रोक लिया 1 करोड़ लीटर पानी को, 2850 करोड़ लीटर पानी को या 1 करोड़ के मेजरमेंट के हिसाब से पर हेक्टेयर मैंने खर्चा किया 15,000 रुपए में। मैंने 1 करोड़ लीटर पानी को ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट कर दिया, यानी 15,000 रुपए मेरा खर्चा आया। मेरी 3% जमीन गई उसमें, उसका मेजरमेंट में। अब ये पानी जब उसका मैंने आकलन किया कि ये 15,000 के हिसाब से मुझे कितने हेक्टेयर जमीन पे ये पानी रोकना पड़ेगा, तब मुझे लगा कि 2850 हेक्टेयर जमीन पे ये पानी रोकूंगा तो 1 टीएमसी पानी रुक जाएगा वहां पे। अब 1 टीएमसी पानी 2850 हेक्टेयर को 15 से गुना किया तो 4 करोड़ रुपए हुआ उसका वैल्यूएशन, यानी उसकी कॉस्ट आई, उसकी कॉस्ट 4 करोड़ हुई। एक तरफ सरकार 1000 करोड़ रुपए खर्चा कर रही है और मैं ये पानी बना रहा हूं, इसकी कॉस्ट 4 करोड़ रुपए। सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है। तो क्यों नहीं प्रोडक्शन में लेना चाहिए? भाई आप वर्ल्ड बैंक से क्या लेते हो, कहां से पैसा लाते हो, भगवान जाने, लेकिन इसको प्रोडक्शन में लेना पड़ेगा आपको। इस तरह से इसका वैल्यूएशन ये हो रहा है। अब पानी का दूसरा पहलू ये देखा जाए कि प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, हमने इसकी भी स्टडी की, प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम अपनी पीठ थपथपाते हैं कि आज हम 300 मिलियन टन के पार चले गए प्रोडक्शन के मामले में। लेकिन नहीं, ये पीठ थपथपाना काय का है कि हमने इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी आई, केमिकल लाया, पेस्टिसाइड लाया, फिर नई नई टेक्नोलॉजी पे जा रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी ने पानी का ये खेत देश का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। 2007 से 11 का हम डेटा भी रख रहे थे साथ में। 2007 से 11 का जो डेटा बताता है तो हम 212 मिलियन टन के आगे गए ही नहीं। तो भाई 4 साल आपकी टेक्नोलॉजी सो गई थी क्या? 4 साल आपके टेक्नोलॉजी से क्यों नहीं प्रोडक्शन बढ़ा? आपकी टेक्नोलॉजी सो गई 4 साल। लेकिन 2011 के बाद फिर से छलांग लगाई। क्यों छलांग लगाई? हमारे यहाँ फिर से पानी पैदा हो गया। कहां से पैदा हुआ? गुजरात से नर्मदा सरोवर का पानी, सरदार सरोवर का पानी लाखों हेक्टेयर जमीन सिंचन में आ गई। हमारे एमपी में डैम बने, लाखों हेक्टेयर जमीन सिंचन में आई। छत्तीसगढ़ में 3 स्टेट की एग्रीकल्चर ग्रोथ सबसे आगे चली गई। तो ये जहां जहां जब जब पानी बना तब तब एग्रीकल्चर ग्रोथ आगे गई। लेकिन ये हमेशा हुआ क्या? सक्सेस नहीं। अभी मैं पंजाब में गया, ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। ये ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत इतना पेस्टिसाइड, इतना ये हुआ, सब उसका हुआ। लेकिन मैंने वहां पे पेड़ों का डेटा देखा कि जो पानी आता कैसे, जाता कैसे, उसके सारे रेगुलेशन टूट गए। तो वहां पे 33% पेड़ चाहिए तो 2.5% पेड़ है अभी पंजाब में। पेड़ का पॉपुलेशन जो होना चाहिए उसके क्षेत्रफल के हिसाब से। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बात भी कही मैंने कि 2.5% पेड़ बचे हैं आपके, तो पानी के रिलेशन कैसे होंगे? आपके स्वास्थ्य के रिलेशन कैसे होंगे? तो बहुत गंभीर इलाज होंगे। हम बोलते हैं कि ये पानी, जो पानी, इससे न्यू रेवोल्यूशन हम आएंगे। हम बोलते हैं, आपको गारंटी देते हैं कि हम नया रेवोल्यूशन ला सकते हैं पानी के थ्रू, फर्टाइल मिट्टी के थ्रू और पानी के थ्रू। ये रेवोल्यूशन, क्योंकि ये ग्राउंड वाटर को हम जगह जगह पूरे देश भर में अगर उसको रिचार्ज करके इस तरह से पानी को रोकने लगेंगे तो पूरे देश का ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा और ये पानी से नया रेवोल्यूशन आएगा। इस तरह से फर्टिलिटी का पूरा उसका नॉलेज, उसका साइंस हम अच्छे से समझ के अगर इसको फैलाते हैं तो हम इसमें काफी हेल्प होती है हमारी। तो उसको हमने अपनी स्ट्रेंथ को इन 6 सिस्टम से अपनी स्ट्रेंथ को बनाया कि ये 6 ताकतें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला सॉइल का जो है तो उसको सिर्फ 4 प्रिंसिपल से हमने आगे बढ़ाया। नेक्स्ट तो हमने ये 4 सिस्टम नेचर से लिए। इवोल्यूशन ऑफ नेचर में ये चारों सिस्टम थे। ये चारों सिस्टम की वजह से करोड़ों साल तक हमारी धरती हरी भरी थी। ये चारों सिस्टम को हमने वेल डेवलप किया, ये गौपालन किया, ट्रीज, बर्ड, बायोमास, इसके थ्रू सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाया। इसके अलग अलग फर्टिलाइजर करने के तरीके,
इसको इस्तेमाल करने के तरीके, ये तरीकों को अपना कर हमने उसको आगे बढ़ाया। नेक्स्ट, ये गौपालन का मुद्दा, गौपालन के अलग अलग फर्टिलाइजर, अभी उसके मुद्दे तो सब नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन इसके कई हमने फर्टिलाइजर बनाए, उसके वंडरफुल नतीजे ये मिले कि कई तरह के जीव जंतु जीवाणु तैयार होकर वो सॉइल को हमारे यहाँ वेल फर्टाइल कर रहे हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये सब फर्टिलाइजर बनाने के तरीके हैं। फिर ये जब किया हमने तो उसका बीजोपचार का, एक बीज को अगर हम उपचारित करते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज से तो उससे भी पैदावार बढ़ती है। इस बात समझ में आई। बीजोपचार का बहुत, बीज को उपचारित करके लगाने का तरीका बनाने से भी हमारी प्रोडक्शन में काफी वृद्धि हुई। नेक्स्ट, इसमें फिर स्प्रेइंग सिस्टम, हमको मारना नहीं है किसी को भी, सबको जीना है, सबको जिलाना है संतुलन में, लेकिन कहीं असंतुलित हो जाए तो हमने इसके बहुत सरल उपाय स्प्रेइंग के किए जो पूरे इकोलॉजिकल है और उसके काफी अच्छे नतीजे मिले। लेकिन आज परिस्थिति हो गई हमारे यहाँ इतना संतुलन और परस्पर पूरकता बन गई कि जैसे करोड़ों साल तक किसी ने स्प्रे नहीं किया वैसे हमने भी स्प्रे के पंप फेंक दिए, अब हमको स्प्रे करने की जरूरत नहीं, वो पूरा इकोलॉजिकल फॉर्म बन गया। ये इसका भी अहम रोल समझ के वो डिजाइन में हमने 2% में सॉइल फर्टिलिटी के लिए पशुपालन किया, वैसे 30% में एक इकोलॉजिकल बैलेंस, क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन और हमारे यहाँ पे एक माइक्रो क्लाइमेट बन के जीवों को एक आधार मिले जीने का, कि वो क्लाइमेट में वो जीने का। तो हमने खेत को 30% से पेड़ों से जोड़ दिया। अब की हर एग्रीकल्चर लैंड को 30% से हमको जोड़ना पड़ेगा। पंजाब में तो 2.5% ही बचा है, एक एक दो पेड़ लगाए, लेकिन मेजर में हॉर्टिकल्चर के पेड़ लगाए जो, लेकिन उनको कटिंग करके छोटे वाले नहीं रखे, वो जितना बढ़ना चाहे बढ़ने दो, हमको ज्यादा से ज्यादा उसके पत्ते चाहिए थे कि वातावरण के कार्बन को भी झेल सके वो और ऑक्सीजन भी सप्लाई कर सके। और फिर हमने इसके मायने हुआ तो हमारे पास नहीं है, लेकिन एक इच्छा शक्ति, एक कल्पना शक्ति के आधार पर हमने तय किया कि मेरे यहाँ 4 महीने बारिश का पानी मिलता है, 8 महीने पानी कहाँ से आएगा। तो ये 8 महीने मुझे ये लगता है, ये तो रिसर्च का सब्जेक्ट होगा, लेकिन मुझे क्या लगता है कि 8 महीने मेरे यहाँ का जो पेड़ है वो सीधा उसका समुद्र से रिलेशन है। वो रिलेशन कैसे माइक्रो रिलेशन है, कैसे समुद्र के बाष्प का पानी मेरे खेत में आता है और मेरे जब खेत का पानी ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होता है। इस आधार पर कहता हूँ मैं ये मैंने पेड़ लगाया मेरे यहाँ का कुआ मई महीने में जब मैंने बिगी, लेकिन ये कंटिन्यू, तो इसके माइक्रो रिलेशन कई, इसके वैज्ञानिक पहलू है। ये हमारी इच्छा शक्ति के आधार पर हम कह रहे हैं। अब इसको साइंटिफिक जांचने का भी समय आ गया है। नेक्स्ट, अब ये इसके बर्ड अट्रैक्शन इतना बड़ा कि 40% कीट नियंत्रण का काम, हमें पंप मारने की इसीलिए जरूरत नहीं कि इनका पॉपुलेशन इतना बढ़ गया कि 40% अपने आप कीट नियंत्रण का काम हो रहा है इनके थ्रू। बायोमास सबसे वंडरफुल रिजल्ट मिले, एक टाइम वर्ष में एक बार होना ही चाहिए। तो वो ग्रीन मैन्योर, हमने क्रॉप बढ़ाने की इच्छा जागृत नहीं की, लेकिन ये ग्रीन मैन्योर लेने लगे ना तो इसके भी वंडरफुल उसके रिजल्ट मिले। ये सारे की वजह से सारे जीव जंतुओं की डेथ बॉडियों का परसेंटेज बढ़ गया, तो उसके हिस्से मिलने लगे। उसे फिर मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दिए। नेक्स्ट देखिए, ये तरीके हमारे पानी रोकने के। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये सबसे वंडरफुल रिजल्ट मिले। हमने ट्रेंचेस बनाए और ट्रेंचेस को लॉक किया। आप सूखी ट्रेन देख रहे हैं नीचे की, ये भुवनेश्वर में मैंने वहां पे एक निश्वास करके सोचता है, वहां पे डिजाइन बना के दिया, वंडरफुल काम कर रहा है। ऐसे मैंने 62 डिजाइने बना दी अभी पूरे चारों तरफ, और 62 की 62 सक्सेसफुली काम कर रही है और वंडरफुल रिजल्ट मिल रहा है सारे इकोलॉजी के। पहले कई चीज जो क्रॉस पॉलिनेशन का काम करते हैं और ये सारे मिलके बढ़िया बीज बना के देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, क्रॉप रोटेशन को समझा कि भाई मैं अब मोनोक्रॉपिंग की तरफ तो जाना ही नहीं है, मुझे क्रॉप की बायोडायवर्सिटी चाहिए। इसके बाद में और नेक्स्ट फिर क्रॉप प्लानिंग की, कि क्रॉप प्लानिंग टाइम के हिसाब से कि मेरा कौन से क्रॉप कौन से महीने में, ये बहुत बड़ा सक्सेस था हमारे लिए कि इसके साइंस को हमने समझा कि भाई बैंगन को बारिश में कभी नहीं लगाना है, फूल गोभी को बारिश में कभी नहीं लगाना है, इसको ठंड में ही लगाना है, तो हमें अच्छी पैदावार मिलेगी बिना कोई स्प्रे किए। जब अतिरिक्त अगर उपज हो जाएगी तो उसको फिर हम सूखे के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक इसकी पूरी एक क्रॉप उसका डेटा बना दिया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
पूरा एक क्रॉप रोटेशन का एक सिस्टम बना है जिससे हमको लाखों रुपए की इनकम होती है। लेकिन मैंने कहा कि अब प्रोडक्शन लॉस हो रहा है 4 साल से, तो हमारा दोष नेचुरल फार्मिंग का दोष नहीं है, क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट होके हमारे प्रोडक्शन को कमी आ रही है, लेकिन खर्चे तो उतने ही हैं जो बढ़ रहे हैं वो। तो ये भी एक चिंता का विषय अभी नेचुरल फार्मिंग के सामने हम फेस कर रहे हैं। तो दावे से नहीं बोलता मैं कि हमारा बहुत वो बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये सब पहले के है, पूरे 8 साल 7 साल 8 साल पहले का है पूरा उसका क्रॉप का कंडीशन का, लेकिन अब जो क्लाइमेट चेंज को फेस कर रहे हैं हम लोग तो उसका इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट, लेबर रिलेशंस, इसमें हमने आदमियों के साथ ये 4 प्रिंसिपल रखे। वैसे ही हम लोगों को ये बाद में पता चला कि हमारे खेत में सिर्फ इंसानी लेबर नहीं है, तो हमारे खेत में काम करने वाले पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे ये सारे हमारे यहाँ के लेबर है, और ये इनका काम 12 महीने चलता है। इसके लेबर के साइंस को हमने समझ लिया तो नेचुरल फार्मिंग को समझ लिया, प्रोडक्शन बढ़ाने की दिशा में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हम उठा सकेंगे इसमें। नेक्स्ट, ये सारा एक पूरा समूह है जिसमें सारे आ गए, ये सब लेबर है। ये लेबर क्या काम कैसे करता है इसका साइंस जिस दिन हमको समझ में आ जाएगा पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, मार्केटिंग, फिर इतना करने के बाद भी मेरी खेती जैसे मुनाफे में होना चाहिए था, नहीं रह रही थी, तो मुझे इसका अफसोस होता था कि नहीं भाई अब मुझे मार्केटिंग को भी समझना पड़ेगा। तो मार्केटिंग के 4 प्रिंसिपल हमने पहले उसको समझे कि क्वालिटी नो कॉम्प्रोमाइज, क्वालिटी के बिना मार्केटिंग नहीं कर सकूंगा, वैरायटी के बिना मार्केटिंग नहीं कर सकूंगा, लेकिन ये सब करके भी मुझे कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। तो कनेक्शन का एक साइंस खड़ा किया कि कनेक्शन कैसा जोड़ा जा सकता है, और अभी हम मार्केट में काफी अच्छे ढंग से सक्सेसफुली 100% हमारा अपने शर्तों पे माल बेचते हैं, इसीलिए हम फायदे में चलते हैं खेती में बहुत। नेक्स्ट, थैंक यू, धन्यवाद। मुझे ये सब बातें आपसे शेयर करनी थी। ये सब हम लोगों ने बहुत मेहनत से नेचुरल फार्मिंग में किया, तब हमें लगता है कि अगर कहीं सॉल्यूशन है 4 प्रॉब्लम का तो नेचुरल फार्मिंग के थ्रू हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। धन्यवाद।